दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण सवाल भी रखा गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज लॉन्च किया है? क्या ये नरेंद्र मोदी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं या जितेंद्र सिंह हैं? सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे। तो उनका जो है उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जान लें कि कोविड-19 का जो ये दौर है महामारी का, इसमें दुनिया भर के लोग क्या हैं, उनकी गतिविधि और आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया है और इसलिए जो है सरकार के पास एक चुनौती जो उभर कर आई है कि राज्यों में और केंद्र में जहाँ पर भी हो सुरक्षित रक्त जो है उसका सुनिश्चित करना, जिसमें कि नियमित रक्तदाता भी हैं और जिन्हें रक्त की ज़रूरत है, जैसे हीमोफीलिया जैसा जो बीमारी है उसमें रक्त की ज़रूरत भी होती है। तो मतलब एक डोनर और गेनर जो भी है, रिसीवर, दोनों के लिए चुनौती थी। उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ई ब्लड सर्विस के लिए। अब इसके बारे में और कुछ मुख्य बिंदु देख लें तो क्या है, 25 जून को इसे लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसको ई ब्लड सर्विस करते हैं। किसे की यह पहल है? तो ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करेगी, दिल्ली के सभी इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए जो है रक्त एकत्रित करेगी। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, इसका उद्देश्य है उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। सीधा सा बात है, यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा और एक बार में जो है एक व्यक्ति जो है एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ही ऑर्डर दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर अनलिमिटेड करे तो भारत में क्या है, कालाबाजारी होने लगेगी इसकी भी। उसके बाद देखिए ई ब्लड सर्विसेज जो है मोबाइल एप्लीकेशन को CDAC ने, ये आगामी जो रेलवे SSC और NTPC ग्रुप D इसमें पूछा जा सकता है। CDAC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है उसकी ई रक्त कोष टीम के द्वारा जो इसे विकसित किया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। दूसरा सवाल है, हाल ही में कोरियाई युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 69वीं, 70वीं, 75वीं या 100वीं? सही उत्तर है दोस्तों 70वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। देखते हैं कि इस युद्ध के बारे में क्या कुछ बैकग्राउंड है। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया है, 1950 में हुए कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ जो है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस अवसर पर आयोजित स्मारक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। समारोह का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के देशभक्तों और सेवानिवृत्त सैनिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जे इन ने की है। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, कोरियाई युद्ध के बारे में, जिसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके बारे में और कुछ देखें तो भारत को जो है क्यों महत्वपूर्ण है, भारत ने इसमें प्रधानमंत्री ने क्यों बधाई दी है, तो उसका क्या है, उसका संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के युद्ध के प्रयास में जो है भारतीय योगदान भी है, उसी को याद किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की जो है 60वीं पैराफील्ड अस्पताल की तैनाती वहां की गई थी। अब अस्पताल क्या है, युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं देता है और सैनिकों और नागरिकों दोनों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आने वाले आगामी NTPC और रेलवे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, मतलब उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। तो वो 38वीं समानांतर रेखा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल में रखिएगा क्योंकि अभी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया चर्चा में काफ़ी दिनों से बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में कहां पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADS का उद्घाटन किया गया है? क्या ये बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है? बता दें सही उत्तर है उड़ीसा में अभी जो है इसका क्या है, उद्घाटन किया गया है। बैकग्राउंड के बारे में देखें
तो कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, उड़ीसा के पारादीप में, उड़ीसा में भी कौन सा पारादीप जगह है, वहाँ पर उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे किसके तहत, आत्मनिर्भर भारत जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है उसके दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये जो इंडियन ऑयल है पारादीप में अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स के लिए क्या है, परिसर के पास 43 करोड़ पूंजी से, मतलब कि इसमें पूंजी कितनी लगी है, 43 करोड़ रुपए लगी है, और ये PADS की स्थापना की जा रही है। PADS में क्या है, 4 प्रयोगशालाएं हैं जिनका नाम है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। ये 4 जो है प्रयोगशालाएं उसमें स्थापित की गई हैं। तो ये हम लोगों ने देखा PADS के बारे में। अगला ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या ये मुंबई में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है या कर्नाटक में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका मुख्यालय गोवा में अवस्थित है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लें। क्या है, इन्होंने अभी कहा है NCPOR ने कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आर्कटिक समुद्र के बर्फ़ में एक नाटकीय कमी पाई गई है। समुद्र के बर्फ़ में कमी की वजह जो है स्थानीय रूप से वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादलों के आच्छादन तथा वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। और ये क्या है, आर्कटिक समुद्र का बर्फ़ जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक है और इसके जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों पर मजबूत प्रतिकारी प्रभाव पड़ते हैं। तो ये चीज़ ये बताया गया है किनके द्वारा, NCPOR के द्वारा। ये आप देख सकते हैं आर्कटिक में जो है बर्फ़ कैसे पिघल रही है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन किया है? क्या ये बिहार है, झारखंड है, कर्नाटक है या तमिलनाडु है? तो कर्नाटक ने अभी ऐसा कार्य किया है। क्यों किया है उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। कहा है कि कर्नाटक ने क्या किया है, द कर्नाटक इंडस्ट्रीज सुविधा अधिनियम 2002 के वर्गों में संशोधन किया है। संशोधन को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही क्या करेगी, अध्यादेश जारी करेगी, क्योंकि अभी क्या है, कोविड-19 के कारण जो है सेशन नहीं चल रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, विधानसभाओं में सेशन नहीं चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो विधानसभा में अध्यादेश लाया जाता है, जो राज्यपाल लेके आती है, राज्यपाल ले करके आते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं? तो आप उस अनुच्छेद को गूगल करिए, किताब में पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर क्या करेगी, उस अध्यादेश ला करके इसमें संशोधन करेगी। इसका संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि एक निवेश अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। और क्या है, संशोधन के नियमों को सरल बना दिया जाएगा ताकि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम किया जाएगा। उसमें संशोधन से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी। पहले 3 वर्षों के लिए लघु और मध्यम उद्योग वैधानिक मंजूरी के लिए इंतजार किए बिना विनिर्माण शुरू कर सकते हैं। और आपको बता दें कि लघु और मध्यम उद्योग दोनों में यहाँ पर कर्नाटक ने छूट दी है, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है उसमें सभी छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को लागू होगा। लेकिन गुजरात और राजस्थान जो है उससे पहले अभी संशोधन कर चुके हैं। जिन्होंने संशोधन किया था तो केवल छोटे उद्योगों के लिए ही जो है छूट दी है, लेकिन कर्नाटक पहला राज्य बनेगा जो छोटे और मध्यम दोनों वाले जो है उद्योगों पर क्या करेगा, यह छूट देगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में विश्व बैंक ने सड़क सुधार के लिए बांग्लादेश को कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो क्या ये $100 मिलियन, 250, 500 या 1000? सही उत्तर है दोस्तों, $500 मिलियन अभी दिया गया है। किस लिए दिया गया है देख लेते हैं। राशि जो है वो जसोरा जिन्नादा कॉरिडोर है, ठीक है, उस कॉरिडोर को सड़क संपर्क में सुधार के लिए मंजूरी दी गई है, जिससे कि बांग्लादेश के जो है 4 पश्चिमी ज़िले लाभान्वित होंगे। और ये जो सड़क है, बांग्लादेश में सड़क संपर्क सुधार के लिए विश्व बैंक जो है कुल $1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुचरण परियोजना का चरण 1 है। मतलब अभी ये स्टेज 1 का जो है $500 मिलियन है, कुल $1.4 बिलियन सहायता करेगी विश्व बैंक बांग्लादेश को।
तो विश्व बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश के पश्चिमी जिले बहुत अधिक प्राकृतिक और कृषि उत्पादों से संपन्न हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी आर्थिक क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी। थोड़ा सा और फैक्ट देख ले इसमें। तो परियोजना का यह पहला चरण है। कितने चरण में पूरा होगा ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। पहले चरण में $500 मिलियन की मंजूरी हुई है, जो कि पश्चिमी आर्थिक गलियारे और क्षेत्रीय संवर्धन के रूप में नामित किया गया है। इस चरण में क्या है, 2 लेन राजमार्ग के मौजूदा 110 किलोमीटर का एक सुरक्षित और जलवायु लचीला 4 लेन राजमार्ग में अपग्रेड किया जाएगा, मतलब 2 लेन को 4 लेन में कर दिया जाएगा। और 110 किलोमीटर की परियोजना बांग्लादेश सरकार के देश के पश्चिमी भाग में 260 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे को विकसित करने की बड़ी योजना का हिस्सा होगी। अब ये जो है जैनीदाह और जेसोर के बीच जो है 48 किलोमीटर का है। चरण 1 के तहत NH7 पर भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 32 ग्रामीण बाज़ारों को जोड़ने वाली 600 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को भी इस चरण में बेहतर किया जाएगा। सीधा सा बात है कि बांग्लादेश के जो है पश्चिमी हिस्से में आप बता दीजिए कि पश्चिमी हिस्सा, जैसे कि आप भारत का नक्शा है और इसी में यहाँ बांग्लादेश ऐसे इंटर होता है, तो ये जो बांग्लादेश है इसका पश्चिमी हिस्सा भारत से टच होता है और ये ब्रह्मपुत्र वाला जो हिस्सा है और जहाँ सुंदरवन का तट बनता है, इसलिए ये उपजाऊ भी ज़्यादा है। तो इस कारण से जो है उसको इस प्रकार की मदद दी जा रही है। अगला सवाल देखते हैं, एनुअल टीबी रिपोर्ट, जिसे कि पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, आज उसका थोड़ा डिटेल कवर कर लेते हैं। एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या ये मुंबई है, गुजरात है, कर्नाटक है या तमिलनाडु है? सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात ने जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसे इग्नोर करिएगा। तो गुजरात को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं पूरा डिटेल इसका कि कैसे मिला है। ये हो गया आपका नेशनल जो है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 जो है उसे प्रकाशित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसमें क्या है, बड़े राज्यों, इसको जो है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित किया गया है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े और उससे कम वाले को छोटे राज्य में रखा गया है। बड़े राज्य की श्रेणी में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ स्थान, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। जबकि छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ कलाकार मतलब सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में आइएगा तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, सवाल बन सकते हैं। 8वां सवाल है, हाल ही में किसने हिंद महासागर में अपने अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? क्या वो इजराइल है, ईरान है, इराक है या सऊदी अरब है? सही उत्तर है दोस्तों, ईरान ने अभी ऐसा करने की घोषणा की है। उसने यह कहा है कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपनी अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और ऐसा उसने 23 जून 2020 को अली रजा तांगसी की घोषणा पर की है। अब ये जो है अली रजा जो हैं वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवी कमांडर हैं, उन्होंने ऐसी घोषणा की है। थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। इसमें क्या है, नेवी कमांडर ने जानकारी दी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निर्देशों के अनुसार हिंद महासागर में अस्थायी आधार स्थापित करने का कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि पानी में देश से दूर एक अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने का कदम है और समुद्री जहाज़ों से समुद्र में ईरानी मछुआरों को बार बार उत्पीड़न, मेनली क्या है, ईरानी मछुआरों को बार बार उत्पीड़न किया जाता है। और साथ ही साथ जो है अतिक्रमण का भी जो है एक मुद्दा जिससे ईरान परेशान है, इस कारण से वह ऐसा करना चाह रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या, इसकी स्थापना आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी जो ईरान के प्रथम सर्वोच्च नेता थे उनके आदेश पर की गई थी और यह ईरानी सशस्त्र बल की एक शाखा है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1979 को ईरानी क्रांति के बाद हुई। वर्तमान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन द्वारा जो है आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर दिया गया है। स्टार मार्क करिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए पीटी या 1 नंबर के एग्ज़ाम के लिए।
चलिए देखते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल। हाल ही में भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? क्या ये इंडोनेशिया में, वेनिस में, लॉस एंजल्स में या ओमान में? सही उत्तर है दोस्तों लॉस एंजल्स में ऐसा जो है विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। थोड़ा फैक्ट देख लें तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को यूनाइटेड स्टेट के लॉस एंजल्स शहर में लॉन्च किया गया। योग विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय के नाम किस नाम से जाना जाएगा? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। और ये 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, मतलब उसके स्मरण में शुरू किया गया है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आज ही के दिन 26 जून को जो है यह मनाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। कहता है कि इसे विश्व औषधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम जो है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, मतलब बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। इस वर्ष का विषय विश्व दवा समस्या की समझ में सुधार करना, स्वास्थ्य, शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका जो इस बार का थीम इसको जो प्रकाशित करती है, मतलब इसे मनाता जो है UNODC है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, जो कि एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। तो ये था आज के वीडियो के 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब देखते हैं कल का सवाल। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था बैदुई सैटेलाइट सिस्टम 3 जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। जितने भी लोगों ने जवाब दिया उन्होंने सही दिया है। अब मैं फिर आपको कहूँगा कि आपको जितने भी जवाब मालूम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा करिए। चलिए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल आपके लिए है, हाल ही में किस संस्था ने नाविक GPS के लिए स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।